नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विथ वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्गी काय, तीसरा लाइसोसोम, चौथा राइबोसोम। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, जिससे कि कोशिका की मृत्यु हो जाती है। लाइसोसोम की खोज सन 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसे कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला गोल्गी संरचना, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा केंद्रक। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की खोज सन 1955 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने किया था। जॉर्ज पैलेट ने किया था। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। इस पदार्थ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा डेल्टाइड, तीसरा स्टोमेटा, चौथा कोशिका द्रव्य। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है। कोशिका द्रव्य रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है, जो पारदर्शी और चिपचिपा होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सल्फर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में लगभग 65% होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5% होती है और नाइट्रोजन की उपस्थिति 3.2% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आयोडीन युक्त हार्मोन है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला थायरोक्सिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा एड्रेनलिन, चौथा टेस्टोस्टेरोन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन।
थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन की कमी से सामान्यतः घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला यकृत, दूसरा किडनी, तीसरा आमाशय, चौथा अग्नाशय। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आमाशय। आमाशय ग्रंथि नहीं है क्योंकि यह पाचन तंत्र का भाग है जिसमें भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है, जबकि यकृत, किडनी और अग्नाशय ग्रंथियां हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला हृदय, दूसरा आंत, तीसरा वृक्क, चौथा यकृत। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंत। कोलीफॉर्म जीवाणु मानव आंत में पाए जाते हैं। मानव शरीर रचना में आंत आहार नली का हिस्सा होता है जो पेट से गुदा तक फैली होती है। आंत दो हिस्सों में बटी होती है जिसे छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऊर्जा की मौलिक इकाई, दूसरा रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले पदार्थ, तीसरा न्यूट्रॉन के प्रतिद्रव्य, चौथा तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई। तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला हृदय, दूसरा वृक्क, तीसरा यकृत, चौथा फुफ्फुस। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। वृक्क यानी कि किडनी के रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अब डायलिसिस होता क्या है? तो डायलिसिस का तात्पर्य रक्त से अधिक पानी, विषाक्त पदार्थों और विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने से है। वृक्क यानी कि किडनी प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का ही कार्य करता है, लेकिन यह जब रोगग्रस्त या इसकी क्षमता में गिरावट से यह कार्य करना बंद कर दे तो रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस कर रक्त को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला यह लाल रंग का होता है, दूसरा यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, तीसरा यह कुछ अम्लीय होता है, चौथा यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो जो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। जो हीमोग्लोबिन के संबंध में कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है और यह अम्लीय विलयन न होकर क्षारीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए, चौथा विटामिन ई। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर के उपापचय के लिए आवश्यक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ई दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और अंडे की जर्दी वगैरह में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है।
क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जन्मजात नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला पोलियो, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा वर्णांधता, चौथा मंगोलिज्म। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोलियो। पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक विषाणु जनित रोग होता है जो कि जन्मजात नहीं होता है, जबकि हीमोफीलिया, वर्णांधता और मंगोलिज्म जन्मजात बीमारी होते हैं। वर्तमान समय में भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी अल्पता होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला नाइट्रोजन की, दूसरा मैग्नीशियम की, तीसरा कैल्शियम की, चौथा पोटेशियम की। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की अल्पता होती है। यहाँ अल्पता का मतलब कमी या अभाव से है। कीटभक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है। ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है जो मुख्यतः आसाम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला आचमन, दूसरा परासरणीय दाब, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा श्यानता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। पादपों या पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों का ताप सामान्य बना रहता है और जड़ द्वारा अवशोषित जल पौधों के समस्त भागों में वितरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला जड़ में, दूसरा पत्तियों में, तीसरा शाखाओं में, चौथा तना में। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तना में। रेगिस्तानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। पादप या पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तना के माध्यम से होती है, क्योंकि रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां पानी की कमी के कारण कांटे व तने के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। इसीलिए रेगिस्तानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे जीव विज्ञान से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।